हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज वित्तीय विवरण और अंतिम खाते के बारे में हम सूचनाएं लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट्स होता है, और इसको फाइनल अकाउंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज़ की जाती हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि ओपनिंग एंट्रीज़ के लिए क्या बनाया जाता है, जनरल बनाया जाता है, जबकि क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो की जाती हैं आपकी फ़ाइनल अकाउंट में यानी कि अंतिम खातों में। और इस फाइनल अकाउंट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो अंतिम खाते जो हैं ये इसका थोड़ा पुराना नाम हो गया है और अब इन्हें नए नाम से पुकारा जाता है, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। और अंतिम खातों में फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले बनाया जाता है व्यापारिक खाता, जिसको हम व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो व्यापार खाता किस लिए बनाते हैं? व्यापार खाता वो खाता है जिसमें सकल लाभ या सकल हानि जो है वो निकाली जाती है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वित्तीय विवरणों में अंतिम खातों का जो पहला पार्ट है वो व्यापार खाता है। फाइनल अकाउंट जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हो गया व्यापार खाता, दूसरा हो गया आपका लाभानी खाता यानी कि जिसको हम पीएल अकाउंट कहते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट यानी कि हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। तो ये 3 भाग फाइनल अकाउंट के होते हैं। इनको आप पहले से भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब अंतिम खातों को हम क्या कहेंगे, वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं, 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, दूसरा पीएल अकाउंट हो गया, और तीसरा आपका बैलेंस शीट हो गया। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अंतिम खाते यानी कि वित्तीय विवरण कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है दोनों में से कोई एक जो है उसको हम निकालते हैं। और इस खाते को जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं, और अप्रत्यक्ष व्ययों को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाता। अप्रत्यक्ष व्यय पीएल अकाउंट में आते हैं यानी कि लाभानी खाते में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं आपके लाभानी खाते में, मतलब पीएल अकाउंट में। तो एक अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और एक अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अब कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो अभी हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जो आते हैं वो कौन से हैं, और पीएल अकाउंट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं, वो कौन से हैं। और लाभानी खाता जब हम बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, लाभानी खाता बनाने से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि व्यापार की आर्थिक स्थिति यानी कि व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों का ब्यौरा उसमें होता है, और व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट के माध्यम से समझ सकते हैं, इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाई जाती है, जबकि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आगे व्यापार खाता जो है वो क्यों बनाया जाता है और उसका प्रारूप आगे क्या होगा। तो देखिए, आपको आय विवरण दिया गया है और व्यापार खाते का मीनिंग भी आपको दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है वित्तीय विवरणों को, और उस वित्तीय विवरण का जो पहला भाग है उस पहले भाग को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, यानी कि जो आपका आय विवरण है, इनकम स्टेटमेंट। अब व्यापार लाभानी खाते का नाम इनकम स्टेटमेंट कर दिया गया है, यानी कि आय विवरण, और आय विवरण इनकम स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंडर में 2 चीज़ें आती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट के 2 भाग होते हैं। पहला पार्ट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे पार्ट का नाम है पीएल अकाउंट। बोथ आर द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एंड इनकम स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वित्तीय विवरण का भाग आय विवरण है, और आय विवरण के 2 भाग हैं। पहले भाग को हम व्यापारिक खाता और दूसरे भाग को हम लाभानी खाता कहते हैं।
अभी आपको जैसा कि हमने बताया कि व्यापारिक खाते से हम सकल लाभ या सकल हानि निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हिंदी में कुल लाभ या कुल हानि भी कहा जाता है, सकल लाभ या सकल हानि या कुल लाभ या कुल हानि, लेकिन इंग्लिश में नाम जो है वो एक ही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इंग्लिश को जो है वो आप कहीं कहीं प्रेफर किया करें, ताकि हमको जो है वो परफेक्ट जानकारी जो है वो मिल सके। अब पीएल अकाउंट जो बनाते हैं उससे क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है, मतलब कि शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ मिलता है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम दूसरा पार्ट जो है वो बनाते हैं, जिसका नाम है पीएल अकाउंट। तो बोथ आर द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद जो भी आपको समझाएगा, देखिए वही आपको तीनों चीज़ें दी गई हैं। पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला बनता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट और देन क्या बनता है, बैलेंस शीट। अब व्यापार खाता जो है उसका मीनिंग आपको दिया गया है, तो हमने आपको समझा दिया कि व्यापार खाता जो है वो एक निश्चित समय अवधि, मतलब एक समय के पश्चात बनाया जाता है। जैसे कि आप वर्ष के अंत में बनाते हैं 31 मार्च 2018 में या 31 मार्च 2019 में। इस प्रकार से आप व्यापारिक वर्ष के अंत में, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उस वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देन बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य क्या है, टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसके बारे में और भी सूचनाएं दी गई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम सीधा एक प्रारूप आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको सीधी जानकारी व्यापार खाते की हो जाएगी। अब व्यापार खाते की कुछ विशेषताएं दी हैं, उन पर भी एक नज़र हम डाल देते हैं कि व्यापार खाता जो है उसको, व्यापार खाते को क्यों बनाया जाता है और उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अब आपको बताया व्यापार खाते में क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो, सकल लाभ का एक फार्मूला लिखा है, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी में ये फार्मूला नहीं दिया, तो हिंदी में इसको समझ लें क्या कहेंगे। हिंदी में इसका फार्मूला होगा सकल लाभ बराबर होगा सेल प्रोसीड्स, मतलब हो जाएगा विक्रय, जो कि शुद्ध विक्रय होगा, और माइनस इसमें से COGS यानी कि बिके माल की लागत को हम घटा देंगे। तो बिके माल की लागत इसमें से यदि हम घटा देते हैं तो आ जाता है क्या, सकल लाभ। तो ग्रॉस प्रॉफिट का ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। इंग्लिश में बहुत क्लियरली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्रोसीड्स, इसका मतलब नेट सेल्स होगा, और माइनस COGS लिखा है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें ज़िक्र करेंगे, क्योंकि वहाँ हम जो फार्मूला बेस्ड है, जो आपका प्रॉफिट निकालने का तरीका, वो फार्मूला बेस्ड तरीका हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख लेते हैं कि व्यापारिक खाता कौन सा खाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, एक नाम मात्र का खाता है, और ये किसका भाग है, तो ये लाभानी खाते का भाग है। याद रखना, इसको कभी कभी लाभानी खाते का भाग भी कहते हैं, पीएल अकाउंट को। लेकिन पीएल अकाउंट का भाग जो है वो क्या है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा हर बार जो है वो नहीं होता। आपको अच्छे से भी हमने बता दिया, आय विवरण में दो चीज़ें शामिल होती हैं। पार्ट 1 में हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट के, और इनकम स्टेटमेंट के पार्ट 2 में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन पीएल अकाउंट, दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, लेकिन दोनों कंबाइंड बनाए जाते हैं, इसी वजह से इसको पीएल अकाउंट का एक भाग कहा जाता है। तो जनरली ये जो है वो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। बस इतना याद रखिए कि व्यापारिक खाता जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नेचर में कैसा होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों कहते हैं, तो आप बताइए। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है और क्या मिल सकता है, ग्रॉस लॉस। तो जहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात आ गई वहाँ नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट गेंस आर क्रेडिटेड। तो बताइए ये किसका रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते का है। समस्त व्यय हानि खर्चों को डेबिट करें और समस्त आय प्राप्ति लाभों को क्रेडिट करें। अब इसके बाद
और भी विशेषताएं आपको दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। ये बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन, सीधी सीधी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपको दिए गए हैं, ये आपको नॉमिनली जो है वो समझ में आ जाएंगे। अब हम एक प्रारूप ले लेते हैं व्यापार खाते का, और उस माध्यम से हम पूरा व्यापार खाते को अच्छे समझ लेते हैं। एक डीपली डिस्कशन जो है वो भी हो जाएगा। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ मदें हमको दी गई हैं और इससे व्यापार खाता तैयार करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अब हम आपको तैयार करके बता रहे हैं। जैसा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर देख रहे हैं कि मिस्टर सतीश शाह जो हैं उनका ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और किस ईयर में बनाया गया, जैसा हमने आपको बताया था, एट दी एंड ऑफ 31 मार्च 2018। तो कोई भी ईयर हो सकता है, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, यहाँ 31 मार्च 2018 दिया है। अब सबसे पहले डेबिट में जो स्टॉक लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, ये स्टॉक आपका कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहले व्यापार खाते में पूछ लिया जा सकता है कि व्यापार खाते की शुरुआत किससे होगी डेबिट में। तो व्यापार खाते की शुरुआत जो है वो ओपनिंग स्टॉक से होती है। तो आप याद रखिए, व्यापार खाता डेबिट से ही बनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापार खाते की शुरुआत किस मद से होती है, तो आप बता देंगे कि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, तो इसमें भी आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो याद रखिए, पिछले साल का बिना बिका माल जो हमारे पास रह जाता है अकाउंटिंग ईयर में, उससे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम बिजनेस में शुरुआत में जब लेकर आते हैं, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वही ये लिखा जाता है सबसे पहले। फिर इसके बाद स्टॉक के आधार पर हम देखते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास स्टॉक है तो हम परचेस कम करते हैं, और स्टॉक अगर हमारे पास कम है तो हम ज़्यादा परचेस करते हैं। तो डेबिट में देखिए टू परचेस लिखा है, मतलब क्रय, और परचेस में से परचेस रिटर्न लेस कर देते हैं, तो नेट परचेस बाहर लिख दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जो गुड्स हमने ख़रीदा है, उस गुड्स को ख़रीदने के संबंध में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, मतलब कि प्रत्यक्ष व्यय। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम अकाउंट में चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो व्यय होते हैं जिनका संबंध या तो कारखाने से होता है, जिनका संबंध या तो प्रोडक्शन से होता है, या जिनका संबंध जो है वो परचेसिंग से होता है। वो सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो व्यापार खाते में आते हैं, प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते में आते हैं, और अप्रत्यक्ष व्यय लाभानी खाते में आते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी कि किस व्यय का लेखा कहाँ होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस आप देख रहे हैं ये किस से रिलेटेड होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को आप समझ लें, ये किस किस से रिलेटेड होते हैं। ये होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फैक्ट्री के अलावा ये रिलेटेड होते हैं किससे, प्रोडक्शन से, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो प्रोडक्शन आपका फैक्ट्री में होता है, इसलिए प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि हम क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, गुड्स खरीद के लाते और बेच देते हैं, हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो जितने भी परचेस एक्सपेंस हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन आप बहुत अच्छे से अब देख लें, किस किस से डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड हो गए, प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से रिलेटेड और परचेस से रिलेटेड। मतलब दोज एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू परचेस, विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट भी आपको यहीं मिल जाएगी इसी अकाउंट से। तो देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसकी लिस्ट यहाँ क्या दी गई है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आपको यहीं डेबिट में मिल जाएगी, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जितने भी व्यय होते हैं उन सारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए आपको पूरी लिस्ट दी गई है, इसलिए हम एक प्रारूप लेकर आए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
वेजेस दिया है मजदूरी। तो जो रॉ मटेरियल हमारा आता है या फिनिश या हमारे पास रीसेल करने के लिए गुड्स आता है, उसको लाने में जो मजदूरी लगती है वो डेबिट में लिखी जाती है, वेजेस दिया है। फिर रेलवे फ्रेट लाने का भाड़ा है। कैरिज इनवर्ड जो हमने माल उतरवाया और उतरवाने के बाद अपनी गोदाम में रखवाया या अपनी दुकान तक लेकर आए, वो भाड़ा हो जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर हमने फैक्ट्री में उस पर वर्क किया है तो फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और आगे ऑक्ट्रॉय दिया है। ऑक्ट्रॉय का मतलब चुंगी होता है, याद रखिए। चुंगी का मतलब हिंदी में हम बोलें तो टोल टैक्स होता है। हिंदी में इसको अपन चुंगी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं। तो ये टोल टैक्स है एक प्रकार से, जो रास्ते में नाके पर लगाया जाता है। जहाँ बैरियर पर हमारी गाड़ी रुकती है वहाँ ये टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये एक लोकल टैक्स है, इसको भी याद रखें। तो जितने एक्सपेंस आपके परचेस से रिलेटेड होंगे, जिनका संबंध प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा और जिनका संबंध आपके फैक्ट्री से होगा, वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और उन्हीं डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो आई होप ये ट्रेडिंग अकाउंट की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। अब क्रेडिट को और देख लेते हैं। क्रेडिट में सेल्स लिखा है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया, मतलब विक्रय में से आप वापसी घटाते हैं, आपने पढ़ा है। और इसके बाद विक्रय के बाद जो माल बच जाता है उसको क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो याद रखिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में सबसे पहले लिखा जाता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस बात को खास तौर पे याद रखिए। ओपनिंग स्टॉक इज़ डेबिटेड एट फर्स्ट, मतलब डेबिट में सबसे पहले, और क्लोजिंग स्टॉक एट लास्ट इन क्रेडिट साइड, और क्रेडिट में सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इस साल के अंत में जो भी बिना बिका माल अनसोल्ड गुड्स रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। जब अगले साल 2019 का अकाउंट बनाएंगे, अभी तो 2018 का बनाया था, जब 2019 का बनाएंगे तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इस अकाउंट में एक चीज़ और फाइंड करना रह गई है जिसके लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, और जिसका नाम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला ये ग्रॉस प्रॉफिट? क्रेडिट का टोटल आया है 82,000 और डेबिट का टोटल भी लगा दिया गया है, कितना, 82,000। टोटल तो दोनों तरफ का एक सा होता है और क्रेडिट ज़्यादा होता है। जब क्रेडिट में से हम डेबिट को लेस कर देते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाता है, जीपी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। किसी भी अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो ग्रॉस प्रॉफिट, वो इसका मतलब कि वो प्रॉफिट है। तो यहाँ क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट, सो डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ हो जाएगा। और सकल लाभ को हम कुल लाभ भी कहते हैं। अब व्यापार खाता आपने अच्छे से समझ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है? इनकम स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है पीएल अकाउंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाभानी खाता। तो लाभानी खाता किस अकाउंट के बाद बनाया जाता है? तो लाभानी खाता व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इसमें कौन से एक्सपेंस लिखे जाते हैं? तो याद रखिए, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो लिखे जाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। अब ऐसे व्यय जिनका संबंध बिक्री से है, जिनका संबंध ऑफिस से है, जिनका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से है, और बिक्री वितरण व्यय हैं, उन व्ययों को इस अकाउंट में लिखा जाता है, डेबिट किया जाता है। व्यापार में जो कटौतियाँ हमने ग्राहक को दी वो लिखा जाएगा, डूबत ऋण, और बहुत सारे एक्सपेंस जो हैं वो आते हैं इसमें। तो इन सब व्ययों को चार्ज करने के बाद यानी ग्रॉस प्रॉफिट में हम जितने भी एक्सपेंस बचे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनको चार्ज करने के बाद जब प्रॉफिट निकालते हैं तो वो प्रॉफिट आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या बनाया जाता है? ये पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो पीएल अकाउंट इज़ प्रीपेयर्ड फॉर फाइंडिंग दी नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ निकालने के लिए हम लाभानी खाता बनाते हैं। और शुद्ध लाभ का हिंदी में एक दूसरा नाम भी है जिसको हम
निबल लाभ कहते हैं। निबल लाभ या शुद्ध लाभ इंग्लिश में एक ही नाम है जो कि आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। तो ये नाम जो है वो आप याद रखिए। इंग्लिश बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, जितना आप इंग्लिश का यूज़ कर सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और हिंदी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ जगह जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ इंग्लिश जो है बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए इंग्लिश के शब्दों का चयन करें और इन्हीं शब्दों से आप जो है अपने सही आंसर तक पहुँच सकेंगे। अब पीएल अकाउंट में आगे देख लेते हैं कि और क्या है। तो पीएल अकाउंट का नेचर देख लेते हैं, इसकी भी विशेषताएं हैं। तो पीएल अकाउंट भी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। पीएल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, जैसा कि हमने आपको बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट है, और आपका पीएल अकाउंट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट है। दोनों नाम मात्र के खाते हैं, क्योंकि दोनों में हम सकल लाभ और शुद्ध लाभ निकालते हैं। अब किस प्रकार के व्ययों को यहाँ लिखते हैं, अभी हमने बताया था आपको। अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए आपको दिया गया है, अप्रत्यक्ष व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं। और क्रेडिट पक्ष का योग यदि ज़्यादा होगा तो डेबिट में लाभ आ जाएगा, वो भी कौन सा लाभ, शुद्ध लाभ। इफ़ क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट सो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। और वो किस टाइप का प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये अकाउंट पीएल अकाउंट है। तो पीएल अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है, पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जैसे कि दूसरे पॉइंट में लिखा भी है, अंतिम खाते तैयार करते समय ये दूसरा चरण है। मतलब पहला चरण इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पीएल अकाउंट। और भी यहाँ मदद दी गई हैं कि इसके डेबिट में हम एक्सपेंस लिखते हैं, तो इनकम कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब कौन सी इनकम इस अकाउंट में आएगी, तो वो अभी हम आगे प्रारूप में देख लेते हैं। पूरा जो डिटेल आपको हिंदी में समझाया जा रहा है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ इंग्लिश में दिया भी है शॉर्ट में, और लास्ट में भी इंग्लिश में जो है वो पूरा दिया है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं उसको आप डिटेल में समझ लें, क्योंकि एक ब्रॉड कैटेगरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की है। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने आपको 3 तरह के व्यय बताए थे। बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस में 3 तरह के व्यय कौन से बताए थे। डायरेक्ट एक्सपेंस में 3 व्यय थे। प्रोडक्शन बताया था हमने, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस, फिर परचेस रिलेटेड बताया था, एक प्रोडक्शन बताया था, एक हमने परचेसिंग रिलेटेड बताया था, और एक फैक्ट्री रिलेटेड बताया था। तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन रिलेटेड, परचेस रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड। तो इस तरह भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, परचेस से रिलेटेड हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, वो कहाँ जाएंगे आपके, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो ये एक्सपेंस जो हैं वो किस में जाएंगे, आपके पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अब पीएल अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं वो देख लें। तो पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो रिलेशन है वो किससे है, तो वो हम देख लेते हैं और क्लियरली आप देखें, आप और क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो एक्सपेंस हैं जिनको पीएल अकाउंट में मेंशन किया जाता है, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अब हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हम फाइनल अकाउंट आज पढ़ रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट में कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं, तो हमने आपको बताया था कि ओपनिंग एंट्रीज़ कहाँ की जाती हैं, जनरल में, जबकि क्लोजिंग एंट्रीज़ कहाँ की जाती हैं, जबकि क्लोजिंग एंट्रीज़ जो हैं वो की जाती हैं फाइनल अकाउंट में। तो अभी हम जो भी आपको समझा रहे हैं वो सब किसका सब्जेक्ट मैटर है, क्लोजिंग एंट्रीज़ का। Opening entries are done in first step of accounting, which named is general, and closing entries are done in final account, especially reference in trading and PL account। तो closing entries कहाँ होती हैं, trading and PL account में होती हैं, final account में। इसका नाम भी final account है, इसलिए closing entry यहाँ होंगी। और general account की पहली स्टेप है जहाँ से हम लेखा शुरू करते हैं, इसलिए opening entry वहाँ होती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि लाभानी खाते के डेबिट में जो आप मदें लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो किस से रिलेटेड होंगी, तो वो ऑफिस से रिलेटेड होंगी। जैसा कि लिखा है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, इसको और क्लियरली समझ लें, ये ऑफिस एक्सपेंस है। तो ऑफिस एक्सपेंस और इसके साथ साथ
आपके मैनेजमेंट एक्सपेंस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, मतलब व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक्सपेंस की ज़रूरत होती है वो मैनेजमेंट एक्सपेंस है। फिर हमने बताया था कि सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ आएंगे, तो सेल्स रिलेटेड यहाँ आ जाएंगे। जैसा आपने देखा था परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, परचेस से रिलेटेड जाते हैं कहाँ, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ आएंगे, पीएल अकाउंट में आएंगे। अब जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है उन्हें लिखा जाता है, जो एब नॉर्मल आपके एक्सपेंस हैं वो भी यहाँ लिखा जाता है, और उसके बाद डेप जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो भी यहाँ आता है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, समस्त व्ययों को हम डेबिट करते हैं। तो इस प्रकार ये 5 तरह के व्ययों को पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। ऑफिस एक्सपेंस को या मैनेजमेंट एक्सपेंस को, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब वित्त संबंधी व्ययों को, और जो असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं उनको, और हिरास यानी कि गैर नगद खर्च को। तो इन 5 प्रकार के व्ययों को पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। अब पीएल अकाउंट का जो पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है उस पर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से एक्सपेंस ये 5 प्रकार के किस तरह डिवाइड होकर आते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल जाए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। ये आपको दोनों अकाउंट में डिफरेंस दिया है, तो इस दोनों अकाउंट में जो डिफरेंस है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमने आपको समझाया है वो कंपैरेटिवली समझाया है, तो आप इसको बहुत आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। अब हम बहुत जल्दी पीएल अकाउंट देखिए स्क्रीन पर ले लेते हैं, और पीएल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो पीएल अकाउंट जो बनता है उसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो देखिए दोनों कंबाइंड हैं और यहीं से हम इसको समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तक हमने समझा दिया था कि आपको क्या मिल जाता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को जो आपके ट्रेडिंग के डेबिट में मिलता है कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का साइड बताइए कौन सा होता है। प्रॉफिट जब फाइंड होता है तो डेबिट में आता है, प्रॉफिट जब फाइंड होता है तो डेबिट में आता है, लेकिन प्रॉफिट जब अपने रियल अकाउंट में पहुंचता है तो वो क्रेडिट में आ जाता है, बिकॉज ऑल इनकम्स ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिख देते हैं। इसके बाद हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ, यानी विनियोगों पर ब्याज मिला, बट्टा मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, या कोई भी इनकम या बैड डेब्ट हमें रिकवर्ड हुआ, ये सारी चीज़ों को हम कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी इनकम साइड है। तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त, किराया प्राप्त या कमीशन प्राप्त या बट्टा प्राप्त, इन सब को कहाँ लिखा जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये इनकम साइड है। अब डेबिट में कौन से एक्सपेंस आएंगे, अभी हमने आपको बताया। डेबिट में आपके जो एक्सपेंस आते हैं वो ऑफिस एक्सपेंस आते हैं, ऑफिस के अलावा मैनेजमेंट एक्सपेंस आते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस आते हैं, और फाइनेंशियल एक्सपेंस के अलावा क्या आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड आते हैं, और इसके अलावा आपका डेप भी यहाँ आता है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस असाधारण व्यय भी यहाँ आते हैं। तो सैलरी हो गया आपका, इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से ये 4 व्यय चार्ज किए गए हैं। और इसके बाद देखिए टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस क्या कर दिया गया है, टोटल ऑफ डेबिट। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट करेंगे माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे। किसी भी अकाउंट में आप क्रेडिट में से डेबिट को यदि लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ भी निकाला गया है कि क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की मदों को घटा दिया तो डिफरेंस क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया, शुद्ध लाभ। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से एक्सपेंस लिखे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टू फाइंड द नेट प्रॉफिट विच टाइप एक्सपेंस विल बी यूज्ड। तो याद रखिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए किन एक्सपेंस का यूज़ होता है, तो उन एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, उन एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने में किस एक्सपेंस का यूज़ होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर यूज्ड इन ग्रॉस to find the gross profit and indirect expense are used to find net profit।
ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकाला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि नेट प्रॉफिट कहाँ निकाला जाता है? पीएल अकाउंट में। ये पार्ट 1 आप जो देख रहे हैं ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, और पार्ट 2 जो है वो क्या है? आपका पीएल अकाउंट है। ये दोनों पार्ट किसके हैं? हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये दोनों पार्ट इनकम स्टेटमेंट के हैं। इनकम स्टेटमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आय विवरण। आय विवरण का पहला भाग व्यापार खाता और आय विवरण का दूसरा भाग लाभानी खाता है। व्यापार खाते में सकल लाभ मिलता है, जबकि लाभानी खाते में शुद्ध लाभ मिलता है। व्यापार खाते में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जबकि लाभानी खाते में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो इस तरीके से जो है व्ययों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनके नेचर के आधार पर। डायरेक्ट एक्सपेंस में अच्छा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ आएंगे? यहाँ ऊपर आएंगे। और ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। अब एक बात और समझ लें, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ आएंगे? तो ऊपर आएंगे। और सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो ऊपर आएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो नीचे जाएंगे। अब ये बहुत अच्छे से हमने कंपैरेटिवली आपको दोनों अकाउंट में लिखी जाने वाली मदों का ब्यौरा दिया है। तो इन मदों को हमें पहचानना होगा कि किस मद का रिलेशन किससे है, कि वो क्रय संबंधी व्यय है कि विक्रय संबंधी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में फाइनल अकाउंट दिया है। फाइनल अकाउंट में हमें अभी एडजस्टमेंट भी पढ़ना है। आज हमने जो भी पढ़ा वो विदाउट एडजस्टमेंट है, यानी कि ये पार्ट 1 है आपका। इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, और उसके साथ साथ अभी आपको हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और एक प्रॉफिट और इन दोनों के बीच में होता है जिसका नाम ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसके फार्मूले बताना है, जिसके लिए हम अगले लेक्चर में ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक करें, और यूट्यूब पर ही इस पर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट करें कि आप वो भी हमारे पैकेज को जो है वो ले लें, उनको भी बेनिफिट मिलने लगेगा। और हमारे डेटा को आप सुरक्षित रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं। 1-2 वीडियोस हमने ऐसे देखे जहां व्यूज़ 60 पहुंच गए हैं। अब बताइए 25 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो 25 स्टूडेंट तक वो डेटा रहना चाहिए, लेकिन वो 60 लोगों तक कैसे पहुंच गया? आपने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, इस तरीके से वो डेटा बढ़ता गया। और ये जब ज़्यादा फैल जाएगा तो याद रखिए कंपटीशन भी आपका बढ़ जाएगा। आप अच्छे समझते हैं, तो आपका किसी और को डेटा देना आपका लॉस है। अपने लॉस को पहचानिए और डेटा को सुरक्षित रखिए अपने पास, क्योंकि मेहनत आप और हम कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा भी डायरेक्टली आप और हमको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।